सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लड़की के माता पिता आगे आकर कन्यादान कीजिए। रंजीत सचदेवा और शारदा दोनों आंखों में आंसू लेकर आगे आते हैं और सिया का हाथ गरीब अखिलेश के हाथों में देते हुए कन्यादान करते हैं। दामाद जी, मैं केवल अपनी बेटी नहीं बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं, इसे सदा खुश रखना। तभी मंडप में मौजूद शक्ल बनाकर खड़ी कामिनी और प्रेरणा नाम की दो अमीर घमंडी पैसे वाली महिलाएं आपस में चर्चा करती हैं। मुझको तो ये जोड़ी खास जम नहीं रही। अरे रंजीत सचदेवा तो इतना हाई क्लास करोड़पति कारोबारी आदमी है, फिर भी अपनी इकलौती बेटी की शादी इतने गरीब जादे से क्यों करवा रहे हैं? मुझे तो ये हजम नहीं हो रहा। लेट इट गो मिसेस बजाज, हमें क्या लेना देना इन गरीबों को? पहनावा तो देखो, जो लोग पैर की जूती में लगाने लायक भी नहीं है उनके घर में अपनी बेटी दे रहे हैं। इसकी जिंदगी नरक नहीं बन गई? तुम देख लेना, ये शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। रोते हुए शादी तोड़कर खुद ही लौट आएगी पिता के घर। उन औरतों की इस तरह की बातें सुनकर सिया की गरीब सास कौशल्या उन्हें करारा जवाब देती है। आप दोनों को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। श्योर, तुम जैसे गरीबों की औलादों को अमीर हाई क्लास घरों की सीधी साधी शरीफ लड़कियों को फंसाना तो शोभा देता है। जरा नजर उठाकर एक बार अपनी अमीर बहू के लहंगे को देखो। उसके पिता ने सोने के तारों से जुड़वा कर लहंगा बनवाया है। सोना तो दूर, तुम उसे चांदी वाला जोड़ा भी नहीं दिला सकती। 2 जोड़ी कपड़ों के लिए भी वो तुम्हारे घर की बहू बनकर मोहताज हो जाएगी। इतने के बाद सिया की विदाई की घड़ी आ जाती है। मम्मी, डैडी। नहीं मेरी बच्ची, रो मत। तुझे पता है ना, तेरे डैडी तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इसलिए तूने जो सफर अपने लिए चुना, हमने तेरी शादी उससे करवा दी। पर अब आगे तुझे गरीबी में जिंदगी गुजारनी है। समधी जी, समधन जी, सिया मेरी इकलौती बेटी है, नाजों से पाला पोसा है उसे। कभी भी उसे मैंने किसी चीज के लिए तरसने नहीं दिया, उसका ख्याल रखना। निश्चिंत रहिए समधी जी, भले हम लोग खाएं या नहीं खाएं, लेकिन अगर नौबत आई तो बहू को अपने मुंह का निवाला भी खिला देंगे। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। गरीब ससुराल वाले सिया को विदाई करवा के अपने संग ले आते हैं, जहां मिट्टी का एक पुराना खांचा गरीब ससुराल वालों के घर की छत थी। घर में कोई भी सुख सुविधा सहूलियत की चीज मौजूद नहीं थी। एक तरफ बोरी और घास का बिछौना बिछा हुआ था, वहीं भंडार कोने में मिट्टी का चूल्हा और कुछ स्टील के बर्तन थे, जिसे देखकर सिया दिल के अंदर हताशा से भर गई। हे भगवान, मेरे ससुराल वालों ने सोने के लिए एक पलंग तक भी नहीं रखा है। मैंने तो सोचा था कम से कम मेरे ससुराल वालों के पास पक्का मकान तो होगा रहने के लिए। पता नहीं मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। रागिनी बेटी, अंदर से आरती की थाली और कलश ले आओ। जी माँ, बस अभी लाती हूँ। रागिनी घर के अंदर आरती और कलश लेकर आती है। ये लीजिए माँ। गरीब कौशल्या माटी के ओट पर खड़ी अमीर बहू की आरती उतारकर निराशा भरे भाव से कहती है, नहीं बहू, मैं समझती हूँ हर लड़की के अंदर अपने ससुराल को लेकर कई ख्वाहिशें होती हैं। तुम तो महलों की रहने वाली हो, चांदी के बर्तनों में खाती होगी, मगर तुम्हारी गरीब सास तुम्हें माटी के ससुराल के सिवा कुछ नहीं दे सकी। माँ जी, तो क्या हुआ? मेरा ससुराल शानो शौकत भरा नहीं है, और वह इंसान जो धन से तो अमीर है मगर मन से नहीं, उस अमीरी का क्या फायदा? मैं खुश हूँ जो मुझे इतना दिलदार ससुराल मिला। देखा भाग्यवान, गरीब भाग वाले ससुराल वालों को लक्ष्मी जैसी बहू मिली है। सिया गृह प्रवेश करके अपने गरीब ससुराल में कदम रखती है। कुछ देर में रात ढल जाती है। सब लोग घास और बोरे बिस्तर पर सोते हैं। हे भगवान, ये बोरी का बिछौना तो कांटों की तरह चुभ रहा है। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो? मैं जानता हूं तुम्हें बिस्तर चुभ रहा होगा। तुम भी सोच रही होगी ना, कैसे गरीब बदनसीब को पति चुना है तुमने, जो तुम्हें एक नरम बिस्तर पर सुला भी नहीं सकता है। अरे, तुम्हारे सिर के नीचे तो सिरहाना भी नहीं है। तुम हो ना मेरा सिरहाना, तो मुझे किसी महंगे मखमल के बिस्तर की भी जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर सिया अपनी बेबसी को दिल में दबा लेती है। शादी से पहले मैं मखमल के बिस्तर पर सोती थी, सोचा नहीं था इस कदर जमीन में सोना पड़ेगा। जहां सिया अपने मायके में मखमल के बिस्तर पर और नरम रजाई में ठाठ से सोई है। चाहे कितने भी थक्कर चूर क्यों ना हो जाऊं, मेरे मखमल के बिस्तर पर सोते ही सारी थकान मिट जाती थी। लाइफ हो तो ऐसी लग्जरी वाली। आहा। इसी तरह से सवेरा हो जाता है। सिया उठकर पूरे घर को मिट्टी से लीपती है और जंगल से माथे पर लकड़ियां काट कर लाती है। अरे रागिनी बहू मिली कहीं? नहीं माँ, भाभी आंगन में भी नहीं है।
हाँ, क्या हुआ नंद जी, आप किसे ढूंढ रही हैं? अरे बहू, तू कहाँ चली गई थी? वो माँ जी, मैं पहली रसोई के लिए ईंधन जुटाने गई थी। बहू, अभी तू एक दिन की नई नवेली दुल्हन है, मुंह दिखाई भी नहीं हुई है तेरी, अब मत जाना कहीं। सिया खुशी खुशी चूल्हे पर गरीब ससुराल वालों को पकवान बनाकर खिलाती है, मगर सिया के मन में मुंह दिखाई होने की आरजू थी, मगर कश्मकश में वो अपने गरीब ससुराल वालों को नहीं जताती है। कितनी कल्पना की थी मैंने और कितने ख्वाब देखे थे कि शादी के बाद मेरी मुंह दिखाई होगी, मगर शायद ये मुमकिन नहीं। तभी एक महिला अंदर आती है और उन्हें दबदबा दिखाती है। चलो चलो निकल जाओ मेरे घर से सब लोग अभी के अभी। क्या मतलब माँ जी, क्या ये मिट्टी का मकान भी हमारा नहीं है? नहीं बहू, इस घर की मालकिन यही है, चलो यहाँ से। हे भगवान, ये मैंने अपने हाथों कैसी तकदीर लिख ली। कहीं मैंने अखिलेश और उसके गरीब परिवार वालों को चुनकर भारी गलती तो नहीं कर दी। एक एक करके मेरे सारे अरमान टूटकर चकनाचूर हो गए। तभी रागिनी सिया की आंखों पर पट्टी बांधती है और सफेद पोश में एक नौकर चमचमाती हुई महंगी कार लेके आता है। रागिनी, तुमने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा भाभी, आइए तो। सिया अपने गरीब ससुराल वालों के साथ कार में बैठ जाती है। कुछ दूर जाकर कार आलीशान चमचमाते चांदी के गेट के अंदर जाती है, जहां बहुत आलीशान चांदी का महलों जैसा खूबसूरत घर होता है। अब आंखें खोल लीजिए भाभी। जैसे सिया इतना आलीशान कीमती चांदी का घर देखती है तो हक्की बक्की हो जाती है। माँ जी, रागिनी, अखिलेश जी, ये इतना खूबसूरत चांदी का घर किसका है? अंदर चलो सिया, सब पता चल जाएगा। सिया चांदी के घर को घूर घूर कर देखते हुए आगे का सफर तय करती है, जहां सब कुछ खरे चांदी का था, जिसे देखकर वो फूले नहीं समा रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे खुली आंखों में से कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये चांदी का ससुराल कितना आलीशान है। चांदी के दरवाजे, चांदी का चौखट, चांदी की दीवार, चांदी का साज सजावट। पता नहीं ये घर किसका होगा। तभी दरवाजे पर पहुंचते ही दर्जनों नौकर चाकर सिया के गरीब ससुराल वालों को झुककर सलाम करते हैं। नमस्ते मालकिन साहब, रागिनी मैडम, आइए आइए आइए। ये सुनकर सिया चौंकते हुए प्रश्न करती है। माँ जी, अखिलेश जी, ये सब कुछ क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पहले ये चांदी का ससुराल, फिर ये नौकर हमें इतना आदर सत्कार क्यों दे रहे हैं? इसलिए भाभी, क्योंकि ये चांदी का आलीशान घर हमारा ही है। हाँ बहू, ये चांदी का घर हमारा है, जिसे आज मैं तोहफे में तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम इसकी मालकिन हो। जाओ राजू, अंदर से आरती की थाली और कलश ले आओ। नौकर अंदर से चांदी की आरती की थाली और चांदी की कलश लेकर आते हैं और इस बार कौशल्या देवी शान और शौकत से अपनी बहू का चांदी के घर में गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, अपने चांदी के ससुराल में कदम रखो। सिया खुशी से घर के अंदर आती है। माँ जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग गरीब थे, फिर एकदम से इतना बेशकीमती चांदी का घर कहाँ से आया? बहू, सच तो ये है कि हम कभी गरीब नहीं थे, बल्कि हमें ऐसी बहू की तलाश थी जो कि कुशल हो, सुलझी हुई हो और लोभी लालची ना हो। इसलिए हमने गरीब होने का स्वांग रचा, ताकि कोई भी सच्ची लड़की हमारे इस चांदी के आलीशान घर और धन संपत्ति को ना चुराकर मेरे बेटे को चुने। और तुमने अखिलेश को चुना। तभी मैंने पूरे एक दिन तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने साबित करके दिखाया कि तुम इस चांदी के 1 एकड़ में फैले घर की बहू रानी और मालकिन बनने के काबिल हो। इसलिए अब तुम इस चांदी के घर की मालकिन कहलाने की हकदार हो। इसी के साथ अंत में चांदी के आलीशान घर में धूमधाम से मुंह दिखाई होती है, जिसमें सास उसे चांदी के भारी जेवर चढ़ाती है और सिया हंसी खुशी अपने चांदी की गृहस्थी में रहने लगती है। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। आज तो हमारे घर में लजीज चिकन बिरयानी बन रही है। मैं तो जम के खाऊंगा। ओ बेटे, मौज कर दी। वाकई खुशबू तो लाजवाब आ रही है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अब तो भूख के मारे मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब सब्र नहीं हो रहा। सबको भूख से परेशान होते देखकर ददिया सास सख्ती भरे मिजाज में आवाज लगाती है। अरे ओ पोता बहू, तू चिकन बिरयानी बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? इतने घंटे थोड़ी लगते हैं। भूख मर जाएगी तब लाएगी खाना। किचन की हालत किसी कूड़ेदान की तरह बनी हुई है। फर्श पर प्याज लहसुन के छिलके पड़े हैं। बड़े पतीले में चिकन बिरयानी पक रही है। इसके अलावा भी अलग से चिकन कबाब सिक रहा है। नैना खुंदक में सिलबट्टे पर बड़बड़ाते हुए मसाले पीस रही है। हे भगवान, ये मिर्ची पीसने में मेरे हाथ कितने चल रहे हैं। ऊपर से इन चिकन के चटोरे ससुराल वालों को सब्र नाम की चीज नहीं है। दिन रात बस चिकन 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 चरने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ये सब मिलकर मुझको खुंदक चढ़ाते हैं। इस नॉन वेजिटेरियन ससुराल वालों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। कहाँ आकर बस गई।
वैसे तो ठंड के मौसम में नॉनवेज खाना हर किसी को पसंद होता है, फिर नैना इतनी खुंदक में क्यों है और क्यों चिकन बनाने में वो इतनी चिड़चिड़ कर रही है? तो चलिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं, जहां ठंड के मौसम में सुबह सुबह जूली अपनी सास से शिकायत करते हुए, माँ जी आप बस मेरे लिए देवरानी ला दीजिए, क्योंकि अकेले किचन में मेरा जुलूस निकलता है। इतना इतना नॉनवेज बनाने में या फिर नॉनवेज खाना छोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही नॉनवेज के शौकीन ससुराल वालों को भूचाल आ जाता है। तभी ससुर राजेंद्र ने कहा, अरे ऐसा जुल्म मत करो, मैं कल ही पंडित जी से रिश्ता देखने को बोलता हूँ। ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगले दिन पंडित का कॉल आता है। अरे सब लोग सुनो, खुशखबरी है, पंडित जी लड़की वालों के साथ थोड़ी देर में आने वाले हैं। चलो नाश्ता पानी का इंतजाम करो सब। जूली भाभी ऐसा करो, आप ना बढ़िया सी मटन बिरयानी बना लो, मेहमान नवाजी भी हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा हम भी चख लेंगे। सब मिलकर तैयारी में जुट जाते हैं और बिरयानी बनाते हैं। पंडित जी अब तक लड़की वालों को लेकर नहीं आए हैं, मेरे मुंह से तो लार टपक रही है, थोड़ा बिरयानी हम चख लेते हैं। जूली सबको मटन बिरयानी परोसती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाने लगते हैं। तभी पंडित जी पधार जाते हैं। पूरे ससुराल वाले नॉनवेज खाने में लगे पड़े होते हैं। किसी के हाथ में चिकन की हड्डी होती है तो सास ससुर पतीला चाट रहे होते हैं। आहा, क्या मजेदार मटन बिरयानी बनाई है, स्वाद आ गया भाई। आहा। हे भगवान, ये तो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, कितने हफ्सी की तरह खा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पता करने आया था कि ये प्योर वेजिटेरियन है भी कि नहीं। मुझे नहीं लगता अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ होना चाहिए। हे भगवान, ये बकरा भी हाथ से निकल गया, अब क्या होगा? अरे घुइया होगा। अरे इतना क्या नॉनवेज खाना, इतनी मुश्किल से एक रिश्ता लेकर आया था, वो भी हड़क गया। अरे अपने बेटे का रिश्ता खुद करो, चिराग लेकर ढूंढने पर भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। अरे पंडित जी आप जितनी दक्षिणा मांगेंगे मैं दूंगी, बस मेरे ऋषभ का रिश्ता करवा दीजिए। अब एक ही उपाय बच गया है, लड़की वालों को ये बताना पड़ेगा कि आप लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। बस मेहरबानी करके आप लोग मुंह मत खोलना, वरना मामला बिगड़ जाएगा। थोड़े दिनों में ऋषभ का रिश्ता नैना से लग जाता है, जो कि प्योर वेजिटेरियन थी। नैना शादी करके ससुराल आ जाती है। चलो अब मेरी तो चिकन वाले किचन से बला छूटी। हाँ प्यारी देवरानी जी, तुम्हारा स्वागत है। चाचू अब तो हमारी चाची आ गई है, तो पार्टी तो बनती है। हम तो आपसे चिकन लॉलीपॉप की पार्टी लेंगे। नॉनवेज का नाम सुनते नैना का मुंह बन जाता है। क्या कहा? चिकन? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? मतलब कि आप सब लोग नॉन वेजिटेरियन हैं? हाँ भाभी, आपने एकदम सही पकड़ा। हमारे घर में डेली अलग अलग वैरायटी का नॉनवेज बनता है, जैसे चिकन लॉलीपॉप, मटन सूप, तंदूरी चिकन, मटन कोरमा, चिकन कबाब। तभी नैना भड़क जाती है। मतलब आप लोगों ने झूठ बोला कि आप लोग प्योर वेजिटेरियन हो? आए हाय, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देवरानी जी अब इतने ड्रामे मत कीजिए, क्योंकि अब आपको ही किचन संभालना है। अगले दिन नैना के ससुराल वाले उससे तरह तरह का नॉनवेज बनवाते हैं। अरे बहू मटन के पीस छोटे छोटे कर, वरना पकेगा नहीं तो मटन करी स्वाद नहीं लगेगी। जी माँ जी करती हूँ। मैं तो सोच रही थी कि यहाँ पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाऊंगी, मगर यहाँ तो नॉन वेज का बोलबाला है। नैना नाक सिकोड़ते हुए सबकी फरमाइश का नॉनवेज बनाकर पेश करती है। खुशबू तो लजीज आ रही है। लाओ भाई मेरा तंदूरी चिकन, कब से खाने को दिल तरस रहा है। भाभी पहले मुझे करारा करारा मटन कबाब दे दो। हाँ हाँ, ये लो तुम्हारा कबाब, और ऋषभ जी ये आपका तंदूरी चिकन। पूरा का पूरा ससुराल नॉनवेज पर टूट पड़ता है और खा पी कर कांटे फैला देता है। हे भगवान, ये लोग कितने चाव से नॉनवेज खा रहे हैं, मुझे तो घिन आ रही है। नैना नॉनवेज की स्मेल के कारण सारा दिन खाना नहीं खाती है। धीरे धीरे नॉन वेजिटेरियन ससुराल की बहू होना नैना के लिए चुनौती बन जाता है। माँ जी खाने में क्या बनाना है? मैं सोच रही थी कि आज सबके लिए पनीर की भुर्जी और गर्मा गर्म घी के पराठे बना दूं। डेली डेली आप लोग भी नॉनवेज खाकर बोर हो गए होंगे ना। जिठानी बीच में टपकते हुए बोलती है। अरे नॉनवेज से हम लोग कभी बोर हो जाएं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आज मौसम अच्छा है तो तुम चिकन लॉलीपॉप बना लो। चिकन लॉलीपॉप सुनकर नैना पूरी तरह नील बटा सन्नाटा हो जाती है। चिकन लॉलीपॉप? अब ये क्या भला है? अरे चिकन लॉलीपॉप इतनी ज्यादा फेमस है, देवरानी जी एक बार खाओगी तो लट्टू हो जाओगी। जाओ जाओ बना लो, फ्रिज में चिकन रखा है। गुस्सैल मिजाज में नैना किचन में आकर चिकन लॉलीपॉप की तैयारी में लग जाती है। बस नॉनवेज ससुराल नाक में दम करके रख दिया। मेरा तो दिल तरस गया है प्योर वेजिटेरियन खाना खाने को। मैं नहीं बनाने वाली चिकन लॉलीपॉप।
आज मैं दिखा दूंगी कि शाकाहारी खाना भी टेस्टी हो सकता है, जैसे डेली मैं बनाकर खाती हूँ। एक तरफ परिवार के सभी सदस्य खाने की मेज पर बेसब्री से नॉनवेज का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर नैना शुद्ध शाकाहारी खाना बनाकर सबको सर्व करती है। तभी जेठानी का बेटा चिराग मुंह फुलाकर बोलता है, ये क्या चाचा, आपने तो चिकन लॉलीपॉप की जगह पनीर टिक्का बनाया है। खाने में नॉनवेज न पाकर ससुराल वाले मरीज जैसी शक्ल बना लेते हैं। अरे बहू, ये तूने क्या पकाया? पनीर बना दिया? हमें नॉनवेज के सिवा कुछ नहीं भाता। पर माँ जी, पिछले 1 महीने से घर में डेली बस नॉनवेज ही बन रहा है। पता है, साइंटिफिकली एक चिकन के टुकड़े को पूरी तरह पचाने में 1 महीना लगता है। आप लोग तो रोजाना ही नॉनवेज खाते हैं। थोड़ी हरी भरी सब्जी और सादा खाना भी सेहत के लिए जरूरी है। बहू, हमें नॉनवेज हजम होता है, तू बस लॉलीपॉप बना कर ले आ। इस तरह उस दिन नैना की डबल ड्यूटी लग जाती है। दिन गुजरते हैं और एक दिन तड़के सुबह ददिया सास आ जाती है। नैना राहत के साथ बढ़ती हुई थोड़ी खुशी जताती है। अब आएगा मजा। दादी जी तो पक्के तौर से शुद्ध शाकाहारी होंगी। बस इस नॉन वेजिटेरियन ससुराल में लहसुन प्याज पकाना भी बंद करवा दे, जान छूटेगी। तभी नैना की नजर दादी सास के हाथों में काली पॉलीथिन पर जाती है, जिसमें कुछ और नहीं बल्कि भर भर कर नॉनवेज था। अरे कहाँ है मेरी पोता बहू? आज तो मैं उसके हाथों से चटकदार तीखा बिरयानी बनवाऊंगी। एकदम ताजा चिकन कटवा कर लाई हूँ। हाँ। ये सुनकर जैसे नैना को बुखार लग जाता है, वो गुस्से से दांत पीस कर बोलती है, सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मेरी तो जिंदगी नरक हो गई इस नॉन वेजिटेरियन ससुराल में। जा पोता बहू, बढ़िया सी चिकन बिरयानी बनाना और ये साबुत मसाले अच्छे से सिलबट्टे पर पीस कर इसमें डालना। स्वाद एकदम खिलखिला आएगा। और मेरे अकेले के लिए पूरा 1 पतीला बिरयानी बनाना। गई भैंस पानी में। ये ददिया सास तो बाकियों से भी 2 कदम आगे निकली। ददिया सास के दबाव डालने पर नैना को सिलबट्टे पर साबुत मिर्ची मसाले पीसने पड़ते हैं, जिससे उसे काफी जलन होने लगती है। बस बहुत हो गया, ये चटोरे भुक्कड़ लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। अब मुझे ही उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बहुत शराफत का फायदा उठा लिया सबने। अगले दिन नैना काफी सारी मुर्गियां खरीद कर घर ले आती है। जैसे ही मुर्गियां तड़के सुबह बांग देती हैं, सबकी नींद खुल जाती है। सब आंखें मलते हुए बाहर आते हैं, जहां कुछ मुर्गियां सोफे पर बैठी होती हैं तो कुछ पंख फड़फड़ा रही होती हैं। देवरानी जी, ये क्या? तुमने तो पूरे घर को मुर्गी फार्म बना डाला है। इन मुर्गियों में से कितनी बदबू आ रही है, निकालो इन्हें यहाँ से। पर जेठानी जी, आप लोगों को तो नॉनवेज खाना पसंद है ना? अब इतनी ठंड में डेली सुबह मुझे इतनी दूर नॉनवेज की दुकान पर नहीं जाना है, इसलिए मैंने घर में ही मुर्गियां मंगा ली। अरे बहू, ये मुर्गियां कितनी दुर्गंध फैला रही है, निकाल इसे वरना मैं तुझको बोरी बिस्तर समेत घर से निकाल दूंगी। वाह माँ जी, जब आप लोग बड़े चाव से नॉनवेज खाते हैं तब आप लोगों को बदबू नहीं आती? कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, फिर भी आप सब लोग मुझसे दिन रात नॉनवेज बनवाते हैं। अपनी परेशानी बताते हुए नैना की आंखें नम हो जाती हैं। ससुराल वालों को इस चीज का एहसास होने के बाद अब सप्ताह में 1 बार ही नॉनवेज बनता है और 6 दिन सादा शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है।